Hello friends, my name is Dr. Shruta Goyal and you are watching Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So in this lecture we will study about sound. ओके तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था इसके वो हमने पढ़ा था साउंड की प्रॉपर्टीज, साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और हमने पढ़ा था कि जो हमारा साउंड के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो पढ़े थे हमने। आपका कहाँ यूज होता है वो पढ़ा था, साउंड बोर्ड क्या होता है, साउंड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है इको। तो इको क्या होता है? द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड ऑप्टिकल्स इज कॉल्ड इको। अब क्या है, लाइक अगर मैं बात करूं इस तरीके से, कोई हॉर्न है, सोर्स ऑफ साउंड है आपका ये हॉर्न, ठीक है, साउंड सोर्स है। यहां से कोई वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वॉल्यूम गई, एक रिजिड ऑब्जेक्ट से टकरा के वो उसी वॉल्यूम में वापस आ गई, उसी मीडियम में वापस आ गई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये आपके ओरिजिनल वेव इधर जा रही थी, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल वेव जा रही थी, वो ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव आई, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप कहते हैं इको। जब क्या होता है आप, और आपको जब सुनाई देती है वो आवाज, ठीक है, तो आपको इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं इको। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इको, इंस्टेंटेनियस इको, सिलेबिक इको और सक्सेसिव इको, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस इको। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस इको? Echo of the sound for short duration is called instantaneous echo. Like अगर जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो होगी, इंस्टेंटेनियसली जो होती है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक अगर मैं क्लैप की बात करूं, आप क्लैप करते हैं तो आपको क्या है, लाइक कितनी धीरे आपको सुनाई दिया और कितनी 1 सेकेंड सुनाई दिया, फिर वो आपकी गायब हो गया, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस इको, ठीक है। इट इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर, it is found that sensation of any sound persists for second in our ear. After that it exists, sound dies off. जो साउंड आपको आपको 1 सेकंड के लिए सुनाई दिया और उसके 1 या 2 सेकंड, कुछ सेकंड के लिए सुनाई दिया, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इको। द टाइम इज कॉल्ड परसिस्टेंट साउंड एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। आप इस साउंड को क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस में, जो आपको साउंड सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस साउंड, ओके। एंड दैट इट कैन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपके अलग अलग पर्सन को अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ सुनाई दे सकता है। द टिपिकल टाइम इंटरवल नीडेड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड इज कॉल्ड 1.15 सेकेंड। अगर आपको 2 साउंड सुनना है तो मिनिमम जो टाइम है बिटवीन 2 साउंड के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए वो होता है 1/15 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 15 पार्ट वो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो साउंड को एक ह्यूमन एयर से, ओके। नाउ सेकंड इज योर सिलेबिक इको। द इको ऑफ सिलेबल्स, जो आपके सिलेबल्स होते हैं उसके जो इको, जो उसके साउंड या उनके स्पोकन वर्ड्स की वजह से जो आपको साउंड सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड सिलेबिक इको। इसलिए आप इसे सिलेबिक इको कहते हैं क्योंकि जो सिलेबल्स होते हैं उनके साउंड की वजह से होता है। द इको इज क्लियर व्हेन साउंड ऑफ लास्ट सिलेबल ऑफ स्पीच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल एटलीस्ट 22 मीटर अवे। आपको कब इको साफ सुनाई देगा? जब आपको क्या होगा, जो लास्ट सिलेबल है, जो आपके सिलेबल होता है, ठीक है, जो आपके सिलेबल होते हैं झुंड में जाते हैं, तो अब जो लास्ट सिलेबल है ना, वो आपका कहाँ होता है, ऑब्स्टिकल। लाइक अगर आप यहाँ ऑब्स्टिकल है तो इस ऑब्स्टिकल से 22 मीटर अवे होगा, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल वो निकला था, तो 22 मीटर, एटलीस्ट 22 मीटर अवे होगा, तब आपका इको बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबिक इको। नेक्स्ट इज योर सक्सेसिव इको। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना। तो साउंड इको इज हर्ड व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 डिस्टेंट पैरेलल रोज और टॉल बिल्डिंग और हिल्स। 2 पैरेलल रो है आपके, उसके बीच में कोई इको बनता है, या कोई हिल है बड़ा, 2 हिल है या 2 बिल्डिंग है, उनके बीच में जो रिफ्लेक्शन होता है साउंड का या इको बनता है, उसे कहते हैं सक्सेसिव इको। द नंबर ऑफ इकोज आर हर्ड सक्सेसिवली ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, लाइक अगर आपके इस तरीके से साउंड रिफ्लेक्ट होगा दोनों साइड से, है ना, तो आपको क्या होगा, मल्टीपल सुनाई देगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सुनाई देगा, इसलिए आप इसे कहते हैं सक्सेसिव इको। दिस कैन ओनली हर्ड द वास्ट ओपन फील्ड, okay. Next is your relation between speed, time.
तो वो आपका रिलेशन क्या होता है, तो आपका जो टाइम, लेट सपोज टाइम ऑफ हियरिंग इज टी, आपका जो टाइम है हियरिंग का वो टी है, और डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉडी, आपका जो डिस्टेंस है, यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है, डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है टी। तो अब क्या होगा, देखो आपका जो डिस्टेंस जो कवर करेगा साउंड वो कितना करेगा, एक डी उसने जाने में लगाया, एक डी उसने आने में लगाया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, है ना। तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो d आपने d लिया है। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक गया एक वापस आया, तभी तो आपको सुनाई दिया। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 2d अपॉन t, d इक्वल्स टू, यहां से अगर आप d देखें तो दैट इज vt अपॉन डी। तो ये होते हैं आपके कुछ रिलेशंस बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, एनी रिलेशन यू कैन यूज फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, नाउ अब आपका कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए इको को बनाने के लिए। ओके, नाउ ह्यूमन एयर कैन हियर 2 साउंड, आपके ह्यूमन एयर 2 साउंड सेपरेटली सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं, जब उनके बीच में क्या होगा, 1/15 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होगा दोनों एयर के, दोनों वॉइस के बीच में। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया टाइम, तो v इक्वल्स टू 2d अपॉन टी हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ द साउंड आपका कितना होता है, प्रैक्टिकली निकाला है स्पीड ऑफ द साउंड एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री। अगर आप 20 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड देखें, दैट इज वॉट 344 मीटर पर सेकेंड, ये प्रैक्टिकल है। ओके, तो t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड एंड d you have to find. तो from this v equals to d upon t, तो d equals to v into, तो v is 344 into t is 0.1, तो 344.1 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, this can be 2 times, okay, because d will be v into t upon t, so minimum distance कितना चाहिए, v into t 34.4 upon 4, that is 17.2। तो minimum distance कितना चाहिए, 17.2 चाहिए आपको इको को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, नाउ सम कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इको। इको को बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं आपकी, क्या है, मिनिमम डिस्टेंस आपको कितना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साउंड्स एंड रिफ्लेक्टेड बॉडी कैन बी 11 मीटर। ओके, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस 11 मीटर होना चाहिए, उससे कम आपका इको नहीं बनेगा। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉडी, मतलब जो आपका वेवलेंथ है, ये वाला जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो आपके रिफ्लेक्टेड बॉडी के, जो रिफ्लेक्टेड बॉडी है उसकी हाइट से कम होना चाहिए। लाइक अगर आपका वेवलेंथ, लाइक अगर मैं ऑब्जेक्ट इतना बोलूं और वेवलेंथ इतना है, तो आपका इको नहीं बनेगा। आपका जो रिफ्लेक्टेड बॉडी है वो बड़ा होना चाहिए जो वेवलेंथ से, अगर इसके आपके 1 मीटर है तो ये आपका 2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, तभी आपका इको बनेगा। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। इतनी इंटेंसिटी का साउंड होना चाहिए कि वो आफ्टर आप उसको क्या करें, आप वापस जब वो रिफ्लेक्शन में आए तो आप उसे सुन सकें। ठीक है, तो दीज आर सम कंडीशन फॉर इको। नाउ रिब्रेशन, व्हाट इज रिब्रेशन, आई थिंक you know or no, persistent of sound after production is stop is called vibration। आपने कभी कभी देखा होगा, लाइक अगर मैं बात करूं, आप बोलते हैं और आपको कभी कभी क्या होता है, जब साउंड बंद भी हो गया तो भी आपको कुछ सेकंड के लिए वो वॉइस सुनाई देता है ना। लाइक अगर मैं बहुत समझ नहीं आता है क्योंकि आपका जो हियरिंग है ह्यूमन एरर में वो एरर होता है, बट कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए वो जो वॉइस है वो रहता है, दैट कॉल्ड रिब्रेशन। ओके, परसिस्टेंट ऑफ साउंड आफ्टर प्रोडक्शन इज स्टॉप इज कॉल्ड रिब्रेशन। प्रोडक्शन आपका स्टॉप हो गया साउंड का, सोर्स का, फिर भी आपको कुछ सुनाई दिया, दैट इज कॉल्ड रिब्रेशन। व्हेन साउंड प्रोड्यूस इन अ बिग हॉल, अब क्या है, बिग हॉल में जब साउंड प्रोड्यूस होता है, इन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल्स एंड ट्रेवल बैक फॉर, ड्यू टू दिस एनर्जी डज नॉट रिड्यूस साउंड एंड साउंड परसिस्ट। आप क्या है, बिग हॉल है, आपका क्या कर रहा है, लाइक इस तरीके से साउंड तो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। साउंड यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड बंद हो गया तो भी जो कुछ वैल्यू जो रह गया था वो आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका रिफ्रेशन आता है। अब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्रेशन फॉर लेसर टाइम हेल्प्स इन एडिंग वॉल्यूम इन द प्रोग्रामर्स। आपके जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं कुछ बहुत छोटे अमाउंट का, बट अगर ज्यादा होगा उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो साउंड सोर्स बंद हो गया, फिर भी आपको आवाज सुनाई देती रहेगी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं,
जो आपने देखा होगा आपके कमरों में पर्दे लगाए जाते हैं, है ना, कोई भी ऐसा मटेरियल आप यूज करते हैं रूफ पे या वॉल पे कि वो क्या करे, कवर्ड होता है आपके रूफ और वॉल हमेशा, जिससे क्या करता है साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है। लाइक अगर मैं बात करूं प्लास्टर, आपने कभी सोचा है कि आप घरों में प्लास्टर क्यों लगाते हैं, आप कर्टन्स क्यों लगाते हैं? दीज ऑल आर फिजिक्स। ओके, तो आपके आसपास कुछ भी है वो फिजिक्स है। आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई चीज है तो उसमें क्या फिजिक्स है। ओके, एवरीथिंग इज फिजिक्स। आपने कभी सोचा है घरों में प्लास्टर क्यों लगाते हैं या कोई कर्टन्स हम क्यों लगाते हैं? वो यही है, विब्रेशन को रोकने के लिए। ठीक है, आपके प्लास्टर लगता है वो क्या करता है, आपके साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल होता है जो आपके साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है और विब्रेशन नहीं होने देता है। ओके, सो दिस इज विब्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज सोनार। व्हाट इज सोनार? सोनार बेसिकली apparatus which is used to find the depth of the sea। आपने देखा, आपने सबमरीन्स के बारे में सुना है, ठीक है, तो आपके बेसिकली क्या होता है कि आप डेप्थ में जो आपके, कभी सोचा है कि जो आपके बड़े बड़े सी होते हैं उसके डेप्थ में कैसे पता लगाते हैं कितनी डेप्थ है उसकी? वो पता लगाते हैं सोनार से। वो अपरेटस होता है जो यूज होता है आपके डेप्थ, सी की डेप्थ को लोकेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपके अंडर वाटर होता है सी की डेप्थ बहुत होती है। अब उसे आप किसी स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, वो आपको एक वेव्स भेजनी पड़ती है। तो सोनार में क्या होता है, लाइक एक शिप टाइप का होता है, शिप में से क्या होता है आप एक वेव भेजते हैं। ठीक है, उस वेव को रिफ्लेक्ट होता है तो आप उसे पता लगा सकते हैं कितनी नीचे से वो वेव आई है। ठीक है, तो आप डेप्थ पता लगा सकते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट, शार्क हो गया, कोई सबमरीन हो गई, उनको आप पता लगा सकते हैं। द वर्क्स by sending short bursts by ultrasonic sound from the ship down into the sea water and picked up the echo produced and reflection of ultrasonic sound from underwater object like bottom of the sea। अब क्या होता है, लाइक अगर मैं आपको इसका बताऊं, ये देखिए आपका क्या होता है, इस तरीके से कोई शिप है, उसने एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, ट्रांसमिट की। अब क्या होगा, वो वहां से रिसीव हो जाएगी, वापस आएगी तो आप रिसीव करेंगे। उन ट्रांसमिशन और रिसीवर की वजह से आपको पता चलता है कितना डेप्थ है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर ऑफ द सोनार इज मेड ऑफ एमिट द पल्स। ये वही है कि ट्रांसमिट होगा, वो ट्रेवल करेगा डाउन तक, उसके बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सोनार। नाउ अब है क्यों हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। ठीक है, हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं अपने किसी भी सोनार के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द अल्ट्रासोनिक वेव हैव वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ड्यू टू विच दे कैन पेनिट्रेट डीप इन द फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक वेव बताया था आप लोगों को, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, बहुत तेज, बहुत ज्यादा स्पीड की जो वेव होती है। ठीक है, अब क्या होता है, वो क्या करता है, वो दे कैन पेनिट्रेट इन द डीप ऑफ द सी, बिकॉज आपको पता है कि आपका सॉल्टी वाटर है सी। अब क्या है, सॉल्टी वाटर है, उसमें क्या होता है आपका कोई भी वेव आपके पेनिट्रेट नहीं करेगी। उसके लिए आपको हाई इंटेंसिटी चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए आप अल्ट्रासोनिक वेव यूज करेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से आपको क्या होगा, डीप पेनिट्रेट कर जाती है। और सेकेंडली होता है कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो मिक्स नहीं होती किसी और फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, आपके अगर कोई और वेव भी है उसके साथ मिक्स नहीं होगी, वो कंफ्यूज नहीं होती, वो जिस वेव के लिए आप भेजेंगे उसी से वो वापस आ जाएगी। तो आप इसलिए कौन सा यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अल्ट्रासोनिक वेव टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रेवल्स द शिप बॉटम फ्रॉम द शिप टू बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द शिप, फाइंड डेप्थ ऑफ द शिप। आपको कितना डेप्थ है, ठीक है, आपको लेट सपोज एक अल्ट्रासोनिक वेव 4 सेकंड ले रही है किसी भी वेव को भेजने में और वापस आने में, तो उसकी डेप्थ आपको बतानी है। आपको स्पीड दे रखा है साउंड का, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टी कितना हो जाएगा, आपको कितना दे रहा है, 4 सेकेंड। आपको ध्यान रखना है 4 सेकेंड, देखो क्या दे रखा है, ट्रेवल्स फ्रॉम बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द शिप, तो टोटल टाइम दे रखा है। तो अगर जाने में कितना हो जाएगा, 4/2, दैट इज 2 सेकेंड। आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, बिकॉज 2d को हम कर चुके हैं, v अपॉन टी, तो d आपको है 2 अपॉन टी, डेप्थ आपको बताना है, सॉरी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से d बाय
डी अपॉन 2। तो v आपको दे रखा है 1500 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू d आपको बताना है अपॉन 2। तो यहाँ से d आप निकाल लेंगे, दैट इज 3000 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। The next question is the period of a small ripple on water is 0.1 second and wavelength is 0.5 centimeter. Find the speed of wave. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है t इक्वल्स टू t हमें गिवन है दैट इज 0.1 सेकेंड एंड वेवलेंथ इज लैम्डा दैट इज 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट v, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ वेव। तो v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन f, बिकॉज v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन t, तो 1 अपॉन t इक्वल्स टू f, तो v इंटू f। ओके, सो f इक्वल्स टू 1 अपॉन t वी कैन राइट, देन 1 अपॉन 0.1 दैट इज 1 हर्ट्ज। ओके, सॉरी 0.1 है तो दैट इज 10 हर्ट्ज। ओके, नाउ v इक्वल्स टू लैम्डा इज 0.05 meter because this is centimeter, meter into 10 hertz. Okay, so here we can write it like if we calculate this, we can write like 0.5 meter per second. Okay, so this is your answer. Okay, now one more question is there. A wave pulse on a string wave moves a distance of 8 meter in 0.5 second. Find velocity of wave and wavelength of the wave. Same thing. That frequency is 200 hertz. Okay, तो given find velocity आपको find करना है। f आपको दे रखा है कितना 200 hertz, d आपको दे रखा है 8 मीटर एंड t आपको दे रखा है 0.5 सेकेंड। ओके, 0.5, यस 0.5 सेकेंड। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज दैट इज डिस्टेंस upon time. So distance is given, that is 8 upon 0.5, that is 160 meter. Okay, first part is complete because we have find the velocity. Now second is you have to calculate lambda. So lambda equals to v upon f. F is given and v is now this. So 160 upon 200. Okay, so if you calculate this 0 4 5 ja and 4 ja, so 4 upon 5 that is 0.08 meters. So this type of question can be like this. Now another topic in this series, that is superposition wave. Okay, so what is the principle of superposition wave? When superposition when applied when two or more progressive wave can be there. Okay, हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोग्रेसिव वेव आपके पास है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? टू और मोर प्रोग्रेसिव वेव कैन ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन मीडियम विदाउट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ वन अनदर। मतलब आपकी दो या दो से ज्यादा जो वेव्स है वो एक ही मीडियम में साइमल्टेनियसली आपका मूव कर सकती हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। मतलब आपकी वेव एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ही मीडियम में साइमल्टेनियसली बहुत सारी वेव आपकी जा सकती हैं एक दूसरे को अफेक्ट किए बगैर। ओके, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल many instant is equal to the vector sum of the displacement produced by the two waves separately. This is called principle of superposition. Okay, so principle of superposition is basically the resultant displacement. जो उनका resultant displacement होगा each particle का वो क्या होगा, क्योंकि पार्टिकल ही मूव करते हैं। बताया था आप लोगों को, पार्टिकल आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आपका कोई वेव मूव नहीं करते, पार्टिकल ही आपका वेव के फॉर्म में मूव करते हैं। तो अब क्या है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा सब पार्टिकल्स का किसी भी एक इंस्टेंट पे लेंगे, किसी भी एक इंस्टेंट पे वो आपका इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस
बाय द टू वेव सेपरेटली, मतलब दोनों के वेक्टर सम डिफरेंट वेक्टर सम के इक्वल होगा। लाइक अगर मैं आपको बोलूं इस तरीके से आप इसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सेकेंड वाला y डैश इक्वल्स टू y डैश 1 y डैश 2, इसलिए दोनों का वेक्टर सम आपका क्या हो जाएगा, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। इट होल्ड्स फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव प्रोवाइडेड द वेव आर नॉट इज वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड। तो ये आपके हर टाइप की वेव के लिए यूज हो सकता है, बट उसका क्या है, जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, द वेव आर नॉट वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड एज लेसर वेव देन द प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड। अगर ज्यादा है या बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा। बाय दिस सुपरपोजिशन द साउंड वेव इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। इस सुपरपोजिशन की वजह से ही, क्योंकि एक का इस तरीके से, दूसरे का ये, तीसरे का ये, तो आप इसी की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से ही आप डिफरेंट वेव को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ अनदर इज स्टेशनरी वेव। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? Okay, stationary wave, the wave propagating in the bounded medium, the wave propagating in the bounded medium reflected at the boundary and produce wave at the same kind traveling in the opposite direction, that is called stationary wave। जो आपका क्या करता है, किसी बाउंडेड मीडियम, वही आपका बाउंडेड मीडियम मतलब जो एक तरीके से बाउंड है, तो बाउंडेड मीडियम में जो वेव आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है आप उसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव गिव्स द राइज टू स्टेशनरी वेव। जो सुपरपोजिशन टू की जो दो वेव होती है वो क्या करती है, स्टेशनरी वेव को राइज करती है। एनर्जी ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल इन द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव ओनली प्रोड्यूस इन अ बाउंडेड मीडियम। अगर वहां पे मीडियम बाउंडेड नहीं है तो आपका स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। आपकी किस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्टेशनरी वेव की, दीज वेव डज नॉट मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब स्टेबल वेव है, तो आपके आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करेंगी। एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। जो एनर्जी होती है वो एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल की साइड मूव नहीं करती है। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल मीडियम इज सेम। मतलब आपका जो कितने भी मोशन है पार्टिकल का, वो आपका क्या करता है, सबका सेम मीडियम में आपका टाइम पीरियड सेम रहेगा, मतलब सेम टाइम पीरियड पे वो मूव करती है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल इज डिफरेंट। आपका टाइम पीरियड मतलब फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, 1/T फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी सबकी, बट एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। ओके, तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड स्टेशनरी वेव। और भी है मैक्सिमम एट एंटी नोड एंड मिनिमम एट नोड। आपका जो स्टेशनरी वेव होता है एंटी नोड्स पे मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा आपके नोड्स पे। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज रिवर्स आफ्टर हाफ अ वाइब्रेशन एंड हाफ टाइम पीरियड। आपके हाफ टाइम पीरियड और हाफ वाइब्रेशन के बाद आपका मोशन क्या हो जाएगा, रिवर्स। लाइक अगर इस तरीके से गया, इस तरीके से, ठीक है, हाफ टाइम के बाद वो आपका रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। अब वेवलेंथ, lambda is wavelength, frequency and time period of each component wave is same in the stationary. Okay, lambda is wavelength, f is frequency and t is time period. You all know this. तो ये हो गया। तो a component wave same as a stationary. The pressure of maximum at nodes and minimum at anti nodes. Okay, तो आपका जो प्रेशर होता है मैक्सिमम होता है नोड्स पे और मिनिमम होता है एंटी नोड्स पे। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव। आपके टू टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी, उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल आपका कुछ इस तरीके से होता है वेव। ओके, तो अगर आपका वेव कुछ इस तरीके से है तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इस तरीके से जा रहा है तो आपका ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होता है। ठीक है, अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका लाइक एंड डॉपलर इफेक्ट। ओके, Doppler effect is very important. That is when the sound, when the source of pressure, when the source of sound and the observer are in the relative motion। मतलब आप ऑब्जर्वर है, आपको सोर्स ऑफ साउंड, आप दोनों रिलेटिव मोशन में है, दोनों ही मोशन में है। देन द लिसनर डजंट नियर द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी डिलीवर्ड बाय द सोर्स। क्योंकि जब तक
आपका क्या हुआ, सोर्स से साउंड आया, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, तो वो क्या करता है, आपका एक्चुअल फ्रिक्वेंसी नहीं ले पाता है सोर्स, बट द हियर द फ्रिक्वेंसी मोर और लेस देन द फ्रिक्वेंसी कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसे आप कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि वो क्या करता है, दोनों ही रिलेटिव मोशन में है, तो दोनों ही एक्चुअल फ्रिक्वेंसी नहीं दे पाते, वो ज्यादा या कम लेता है, ठीक है, जो आपका ऑब्जर्वर होता है। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर इज कॉल्ड एपरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो लिसनर जो फ्रिक्वेंसी सुनता है उसे आप कहते हैं एपरेंट फ्रिक्वेंसी। अब है आपका सोर्स और ऑब्जर्वर में भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आएंगी डॉपलर इफेक्ट की, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है आपका क्या करता है, सोर्स जो आपका वीएस है सोर्स, और जो आपका ऑब्जर्वर है वी नॉट, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द ईच अदर। ओके, वीएस और वीओ आपके मूविंग टूवर्ड्स द ईच अदर, तो आपका डॉपलर इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर आपका सोर्स और आपका ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाएगा तो आपका हो जाएगा नेगेटिव। ओके, अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हम देखेंगे कि आपका किस तरीके से होता है। और आपका एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो होता है, हम ये भी देख लेते हैं, एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुन रहा है दैट इज एपरेंट फ्रिक्वेंसी। एपरेंट फ्रिक्वेंसी आपकी होती है C प्लस वी नॉट अपॉन C माइनस वी नॉट एफ। ओके, टोटल फ्रिक्वेंसी C डिपेंड करेगा उसके रिलेटिव मोशन पे, प्लस वी नॉट अपॉन C माइनस वी नॉट। तो फर्स्ट है आपका Vs एट रेस्ट, ओके, एंड ऑब्जर्वर मूविंग। ओके, तो वी कैन राइट इट लाइक Vs एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स। आपका ऑब्जर्वर क्या है, मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स। तो अब क्या हो जाएगा, एफ आपका एपरेंट फ्रिक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, एपरेंट फ्रिक्वेंसी विल बी V प्लस V नॉट अपॉन V। ओके, these are different conditions, we know you have to remind this। okay, the second आपका हो जाएगा, second is your observer जो है आपका moving away from the source। okay, Vs at rest and observer moving away from the source। okay, पहले में आपका पास आ रहा था moving away from the source, तो apparent frequency हो जाएगा V minus V नॉट अपॉन V into total frequency। okay, now third is observer at rest। अब क्या है आपका V नॉट आपका रेस्ट पे है, और जो आपका सोर्स है वो आपका मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है टूवर्ड्स योर ऑब्जर्वर। तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन V माइनस VS F, बिकॉज ऑब्जर्वर एट रेस्ट, तो C आपका कुछ नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका कौन सा, C माइनस VS, दैट इज C इक्वल्स टू V बिकॉज द वेलोसिटी एंड VS। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ कंडीशन इज VS एंड V नॉट एट रेस्ट एंड VS मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आपका हो जाएगा V अपॉन V प्लस VS F। ओके, नाउ फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ इज बोथ इन मोशन। ओके, फर्स्ट था आपका एक आपका मोशन में है, एक रेस्ट में है। नेक्स्ट कंडीशन इज बोथ इन मोशन। लाइक सपोज आपका V और VS जो आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी, आपका क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आपकी एपरेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी V माइनस V नॉट अपॉन V प्लस VS, बिकॉज बोथ इन मोशन, तो C इक्वल्स टू V, तो V माइनस VS अपॉन V प्लस VS। ओके, नाउ सेकेंड इज VS and V नॉट आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, या तो एक साथ होंगे या मूविंग अवे होंगे, टूवर्ड्स होंगे या एक साथ होंगे, तो बोथ आर मूविंग एट द सेम डायरेक्शन, देन एपरेंट फ्रिक्वेंसी विल बी V प्लस V नॉट अपॉन V प्लस V नॉट इनटू F। तो ये हो जाएगा आपका डॉपलर इफेक्ट। ओके गाइस, तो this is all about your 9th physics. If you have any query regarding this physics classes, please comment me in a comment box. I will explain all your queries. So thank you, and subscribe and share my channel to more students.
थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।